बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। 2025 अपने इख्तिताम की जानिब रवां दवा और चंद ही घंटों में हम 2026 में दाखिल हो जाएंगे। साल के इख्तिताम और नए साल की शुरुआत पर सवाल एक ही है कि 2026 में आम आदमी कैसा पाकिस्तान चाहता है। यह सवाल महज एक साल की तब्दीली का नहीं बल्कि एक ऐसे समाजी, मुआशी और सियासी सफर का आगाज है जिसमें उम्मीद और मायूसी साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ आलमी इदारे पाकिस्तान की मईशत को उभरती हुई मईशतों में शुमार कर रहे हैं, क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो रही है, स्टॉक मार्केट नए रिकॉर्ड्स बना रही है और आलमी मालियाती मंजरनामे में पाकिस्तान का नाम मुस्बत अंदाज में लिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आम शहरी की जिंदगी में वो आसानी, तहफ्फुज और वकार अभी तक नजर नहीं आ रहा जिसका वादा हर दौर में किया जाता है। पाकिस्तान में आज भी 2,62,00,000 के करीब बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जबकि शरह ख्वानदगी 60% से कुछ ही ऊपर है। सवाल ये नहीं कि आदाद-ओ-शुमार कब बेहतर होंगे, सवाल यह है कि क्या 2026 में तालीम वाकई आम आदमी की जिंदगी बदलने का जरिया बनेगी या फिर यह बहरान आने वाली नस्लों को भी विरसे में मिलता रहेगा। इसी तरह सेहत के शोबे में जीडीपी का 1% से भी खर्च होना लाखों अफराद के लिए एक डॉक्टर की दस्तयाबी और महंगा इलाज आम शहरी को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मियारी सेहत कभी हुकूमत की तरजीहात बनेगी या नहीं। मौशी इस्तेहकाम के दावों के बावजूद महंगाई, बेरोजगारी और आमदन में अदम तवाजुन आम आदमी की सबसे बड़ी हकीकत है। 2025 में बुलंद महंगाई, 7% से ज्यादा बेरोजगारी और लाखों नौजवानों का मुल्क छोड़ जाना इस बात का सबूत है कि मौशी बेहतरी अभी अवामी सतह पर मुंतकिल नहीं हो सकी। आम शहरी का सवाल सीधा और बड़ा ही सादा, क्या 2026 में हालात बेहतर हो पाएंगे? क्या नौजवानों को मुल्क में बाइज्जत रोजगार मिलेगा या हिजरत ही वाहिद रास्ता रह जाएगा? इसी तरह अमन अमान, पुलिसिंग और कानून की हुक्मरानी आम आदमी के रोजमर्रा तजुर्बे का हिस्सा है। आजादी, इजहार राय, जेंडर गैप और इंसानी तरक्की के इशारे भी एक तल्ख हकीकत की निशानदही करते हैं। सहाफत महदूद, ख़वातीन मौक़े में पीछे, इंसानी तरक्की की दर्जाबंदी निचली सतह पर और माहौलियाती आलूदगी शहरियों की सेहत को बराह रास्त मुतासिर कर रही है। सवाल तो यह भी है कि क्या यह तरक्की का तसव्वुर सिर्फ मईशत तक ही महदूद रहेगा या इंसानी वक़ार, आज़ादी और मयार ज़िंदगी भी रियासती पॉलिसी का हिस्सा बन पाएंगे। 2025 में अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने आलमी सतह पर कुछ तारीखी कामयाबियां जरूर हासिल की, मगर सबसे बड़ा मसला सियासी अदम इस्तेहकाम रहा। इसलिए 2026 में आम आदमी की ख्वाहिश किसी एक हुकूमत या शख्सियत से ज्यादा एक ऐसे निजाम की है जो मुस्तहकम हो, काबिले पेश गोई हो और जहां फैसले अवामी मफाद में हो। तो ये आज हमारे सवालात हैं जो रिजवान रज़ी साहब मैं आपकी खिदमत में भी पेश करूंगी, सराना साहब आपके सामने भी पेश करूंगी। और आज के प्रोग्राम का पैटर्न बड़ा ही मुख्तलिफ रहेगा। रैपिड फायर की सूरत में हम रहेंगे ताकि आप लोग अपना तज्जिया दिलचस्प अंदाज में और थोड़े जल्दी मुझे दे सके ताकि हम तमाम पहलुओं को कवर कर सकें। राना साहब, स्टार्टिंग विद यू, 2026 आम आदमी के लिए आप कैसे देख रहे हैं? अगर स्पेसिफिकली एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 2026 में स्कूलों से बाहर बच्चे तालीम के जेवर से आरास्ता हो सकेंगे? अगर आप मुझसे ये चाहें कि मैं कोई शुभ बातें करूं तो मैं शुभ बातें कर लेता हूं। अच्छा। लेकिन अगर आप मुझसे चाहें कि मैं हकीकत पे अपनी बात करूं, ठीक है, तो रियलिटी ये है कि ये जो 2,62,000 हमने 2,62,00,000 बच्चे कहे ना, ये भी हमने झूठ बोला है। अच्छा, ये भी हम ये PIE की रिपोर्ट है? जी बिल्कुल, ये रिपोर्ट भी झूठ पे मबनी है। अच्छा। क्योंकि अगर आप हकीकी तौर पे बाहर निकल के सर्वे करें ना, तो आपको नजर आएगा कि नंग भड़ंग गलियों में भागते हुए बच्चे, दुकानों के ऊपर रुलते हुए बच्चे, अपने टिड्डी पुखली लोका हीरे गिरवी रखे, हर होटल ते छोटे छोटे बच्चे गिरवी रखे, छोटे छोटे बच्चे गिरवी रखे हुए कारखानों में, फैक्ट्रियों में, रेडियो पे। अगर हम, और तालीम का जहां तक मामला है, हम एक ऐसी भूख भिखारी नेशन तैयार कर रहे हैं जो आने वाले दिनों के अंदर हमारी नुमाइंदगी करेगी। क्योंकि हमारे बच्चे बाहर पढ़ते, हमारे बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, ये बाहर जाके पढ़ते हैं, तो हमारा मसला नहीं है कि ये बच्चे यहाँ पे रुल जाएं या मर जाएं। एक तरफ वो बच्चे हैं जिनके पास खाने को नहीं है, एक तरफ पाकिस्तान में ऐसे स्कूल हैं जिनमें अभी भी डॉलर्स में फीस दी जाती है। ठीक है, एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर तबकाती फर्क इतना ज्यादा हो, वहां पे ये 1 साल 25, 26, 27 क्या मैटर कर रहे हैं? गरीब के लिए दिन भी वही है, रात भी वही है, सुबह भी वही है, शाम भी वही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। रज़ी साहब, पाकिस्तान में शरह ख्वानदगी 7.65% इक़्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट बताती है। आप शरह ख्वानदगी को 2026 में कहां पे रेट करते हैं?
देखिए, पाकिस्तान का सारा बजट भी आप तालीम के ऊपर लगा दें तो आप शरह खानदगी को 100% पे नहीं ले जा सकते। ठीक। और उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि तालीम की अय्याशी जो है वो एक गरीब आदमी तब अफोर्ड करता है जब उसको गमे रोजगार से या रोजमर्रा की पेट भरने से फुर्सत होगी। ये बड़ा ही मैं कहती हूँ उम्दा लफ्ज का इंतखाब किया, गमे रोजगार। हाँ जी, वो गमे रोजगार का मुब्तला शख्स जो है वो कोशिश यही करता है कि वर्कशॉप पे इसको भर्ती करवा दूं। एक तो ये खाना खाएगा वहां से और दूसरा जो है वो वर्कशॉप वाला इसे 20 रुपए 50 रुपए रोजाना के दे भी देगा। तो जो है बजाय इसके कि मैं इसको स्कूल में भर्ती करवाऊं और फैशन की जद में आके हमने यूनिफॉर्म की शक्ल के अंदर या किताबों की शक्ल के अंदर तालीम को बहुत महंगा बना दिया है। सरकारी स्कूल के अंदर जो है तालीम जो है वो हमारे घर में काम करने वाली खातून जो है वो भी कसरे शान समझती है। 100%। वो लोगों के घर में काम करती है सिर्फ इसलिए कि वो अपने बच्चों की फीस अदा कर सके। तो मैं क्या माई आप सरकारी स्कूल में क्यों नहीं भेजते? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो उनको परसेप्शन ही नहीं है सरकारी स्कूल का, वो कहते वहां पे तो कोई पढ़ाई नहीं होती। तो इस माइंडसेट के साथ हम सारा बजट भी लगा दें अगर तालीम के ऊपर, बड़े बड़े शानदार स्कूल भी खड़े कर दें सरकार के खर्चे से, हम जो है वो इसमें इजाफा मतलब ये जो शरह ख्वानदगी में बेहतरी का मयार है, आपने इसका पैमाना गमे रोजगार से जो है ना उसके मुतरादिफ करार दे दिया है। राना साहब, सेहत की सहूलियात की तरफ आते हैं। 2026 में आपको लगता है कि हर शहरी को सेहत की मयारी सहूलियात मयसर होंगी? देखिए, 7.5 लाख लोगों को एक डॉक्टर की सहूलत मैसर है पाकिस्तान में। एवरेज अगर जस्ट इमेजिन 7.5 लाख लोगों को एक डॉक्टर की सहूलत है, ये जो सर्वे के मुताबिक मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, इसमें भी वो बड़े लकी हैं जिनको वो डॉक्टर मिल जाए। ठीक है, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये कि जो आपके ऊपर लोग बैठे हैं ना, उन्होंने पाकिस्तान में इलाज नहीं कराना अपना, उनकी जरूरत नहीं है पाकिस्तान के डॉक्टर या पाकिस्तान के हॉस्पिटल। उनकी जरूरत इतनी है कि उन हॉस्पिटल्स पे वो अपना नाम या अपने अब्बू का नाम लगवा दें बस। ठीक है, उसमें कुछ हो या ना हो ये उनका मसला नहीं है। मैं ये तमाम हुक्मरानों की बात कर रहा हूं, मैं किसी एक स्पेसिफिक किसी एक की बात नहीं कर रहा। ठीक है ना, मैं हुक्मरानों के माइंडसेट की बात कर रहा हूं कि उनके लिए तो किसी भी हॉस्पिटल का मकसद मतलब यह कि उस पे उनका नाम या उनके अब्बू का या चाचे का या किसी का नाम लग जाए। जिस मुल्क के अंदर 7.5 लाख लोगों को एक डॉक्टर की सहूलत मैसर हो, उस मुल्क में खाक सेहत की क्या में हालात होंगे। या अमीरों के कुत्तों के लिए बाहर से डॉक्टर आते हैं इलाज करने के लिए। अमीरों के कुत्तों और बिल्लियों के लिए जो खाना इंपोर्ट होता है वो यहां पाकिस्तान का एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। ठीक है, तो इसमें हम ये कहेंगे हमें इंप्रूवमेंट होगी। आप ब्रेन ड्रेन का हो रहे हैं, डॉक्टर पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं, आपको इसकी परवाह नहीं है। निगरान वजीर आजम से जब ये सवाल किया जाता है तो वो आगे से कहता है कि चले जाए, तो क्या हमारा क्या जा रहा है, चले जाए सारे निकल जाए। और बिकॉज तुम्हें इस मुल्क की मट्टी से कोई तुम्हारी कमिटमेंट नहीं है ना। तुम्हें क्या पता है कि एक बाप अपने बच्चे को जब एमबीबीएस बनाता है कितने ख्वाब लेके वो उसको आगे बढ़ता है। और आई एम सॉरी टू से कि वही डॉक्टर जब डॉक्टर बन जाता तो उसके अंदर से भी कोई इंसानियत से मोहब्बत खत्म, वही मैट्रिक तक ही अच्छा लगता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन के वहां खिदमत करूंगा इंसानियत की। ठीक है ना, लेकिन उसके बाद कोई कौम नहीं रहती, कोई खिदमत नहीं रहती, और वो फिर जो कुछ होता है हमारे सामने सारा। रजी साहब, यहाँ पे मैं तमाम सूबों के हवाले से अगर बात करूं, हम भी देखते हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे इश्तिहारात आ रहे होते हैं और भी आजकल भी हम देख रहे थे। नो डाउट उन्होंने वहां पे बहुत बड़े बड़े अस्पताल कायम कर रखे हैं, कुछ का तो विजिट्स मैंने भी किया है। मीनवाइल अगर मैं पंजाब की तरफ आ जाती हूँ तो अभी हाल ही में सीएम साहिबा ने, मरीम नवाज साहिबा ने, सर वो जो डिस्पेंसरी वैन्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया। केपी वाली साइड पर मैं चले जाऊं तो सर वहां पर ये नजर आता है कि सेहत कार्ड जो है वो अभी तक चल रहा है, जो कि पुराने पिछले साल में जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म थे उन्होंने स्टार्ट किया था। बलूचिस्तान की तरफ थोड़ी आप मेरी रहनुमाई कर देना। लेकिन सर इन सब चीजों के बावजूद अभी भी मायार सेहत बेहतर क्यों नहीं हो पा रहा? शुक्रिया, आपने इतना लंबा तबसरा दिया। तो मैं उसको मैं सिर्फ चाह रही थी कि मेरी बारी आ जाने दे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा मेडिकल का बिल जो है, मेडिकल का बजट जो है वो अमेरिका का है। और आप अगर अमेरिका का बजट ला के पाकिस्तान में लगा दें तो जो हमने यहाँ पे कोच मचोला मचा रखा है, जो हमने यहाँ पे माफिया गर्दी कर रखी है मेडिकल के शोबे के अंदर, हम तमाम लोगों को सेहत की सहूलियात फराहम नहीं कर सकते। माफिया गर्दी से मुराद
यानी देखिए, एक शख्स सरकारी अस्पताल का एमएस भी होता है और 3 प्राइवेट महंगे तरीन अस्पताल के अंदर शेयर होल्डर भी होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक बिल्कुल ठीक है, है। ये माफिया गर्दी है। और हमारी हुकूमतों को भी एमएस लगाने के लिए, मेडिकल सुपरिटेंडेंट लगाने के लिए वही गलाजत नजर आती है। वो एक हॉस्पिटल का एमएस लगेगा, जिना हॉस्पिटल का, वैसे उठे आजकल मेरा क्लास फेलो लगा है, मुझे लगा मेरा इलाज चल रहा है। नहीं वो लगा हुआ है, लेकिन किसी एक सरकारी अस्पताल का वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होगा और साथ में प्राइवेट अस्पताल का वो 40% का शेयर होल्डर होगा। तो मेडिकल सहूलत देखिए, दुनिया का मॉडल ये है कि वहां पे सैटेलाइट क्लिनिक होते हैं। सैटेलाइट क्लिनिक आपके मोहल्ले की गली के अंदर भी होता है। सर्विसेज हॉस्पिटल जब बना था लाहौर के अंदर, इसके 8 सैटेलाइट क्लिनिक्स थे। एक सिर्फ वो वादत कॉलोनी वाला रह गया, बाकी सारे बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? यंग डॉक्टर वहां पे जाना नहीं चाहते। ठीक है, इमरजेंसी का कंसेप्ट ही नहीं है दुनिया के अंदर उस हॉस्पिटल में जहां पे सर्जरी होनी है, जहां पे मरीज ने आके आराम करना है। सैटेलाइट क्लिनिक पे स्कैनिंग होगी, अगर मरीज का थोड़ा सा इलाज मुमकिन है उसको वहां पे इलाज कर दिया जाएगा, उसे घर भेज दिया जाएगा, वरना रेफर किया जाएगा और सरकारी एम्बुलेंस लेके उसे हॉस्पिटल जाएगी और उसके साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। अब हर बंदे का जिसका सड़क के ऊपर अगर मोटरसाइकिल स्लिप हो जाए तो उसको 1122 उठा के मेडिकल कॉलेज के साथ जो टीचिंग हॉस्पिटल है वहां पे लेके जा रही होती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है जो हम अपने साथ कर रहे हैं। जब तक सैटेलाइट क्लिनिक नहीं होंगे, आप इस अमर को भूल जाइए। आप 7 लाख की बात कर रहे हैं, 70 लाख के ऊपर भी एक डॉक्टर हो तो इलाज मुमकिन है। ठीक है, लेकिन सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। और ये जो डॉक्टर माफिया है, जो बड़े बड़े सीनियर प्रोफेसर हो गए हैं, जिन्होंने अपने पैरेलल प्राइवेट हॉस्पिटल बना लिए हैं। आप अंदाजा करें, मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हुआ, उसकी टांग टूट गई और वहां पे इमरजेंसी में पूरा तारुफ करवाने के बावजूद कि मैं जर्नलिस्ट हूं और जानते थे वो मुझे, उन्होंने कहा कि मैं आपका फैन हूं, मैं आपको मशवरा दूंगा, इसको आप प्राइवेट अस्पताल में ले जाएं। ये इसी शहर के अंदर हुआ और वहां पे कम से कम 4 लोग ऐसे फिर रहे थे लाहौर के महंगे तरीन हॉस्पिटल्स के नुमाइंदे बन के, जो कह रहे थे कि सर वो फलां हॉस्पिटल में आप कहें तो मैं बेड आपको दिलवा सकता हूं। तो ये अगर इस तरह का जो माफिया है जिसने इस अवाम को निचोड़ने का तहिया कर लिया हुआ है, जिन डॉक्टर साहब ने उनका इलाज किया उस बच्चे का, वो डॉक्टर साहब ने उस ऑपरेशन के अगले दिन जो है वो बच्चों के साथ अमेरिका जाना था नियाग्रा आबशार देखने के लिए। ये जब तक डिस्क्रिपेंसी, सिस्टम की डिस्क्रिपेंसी खत्म नहीं होगी। लेकिन आखिरी बात, मैं अपना राणा साहब की इस अमर को शदीद इख्तिलाफ करता हूं, मैं इनसे एहतजाज करता हूं। देखिए, मेडिकल की अहमियत है तो मियां नवाज शरीफ साहब ने शरीफ मेडिकल सिटी और उससे पहले इत्तफाक सिटी बनाया। मेडिकल की अहमियत है तो जनाब इमरान खान साहब ने वो बनाया है शौकत खानम। मेडिकल की अहमियत है तो जरदारी साहब ने अपना तय हुआ था कि हम मुख्तसर जवाब देंगे। अपना खुसूसी मैं तो क्या कि मैं आपको डिनाई कर लूं ना, फिर वो प्रोग्राम नहीं हुआ था कि मुख्तसर जवाब। जरदारी साहब ने वो डॉक्टर साहब जो उनके असिस्टेंट रहे हैं, क्या नाम है उनका, जहां पे जरदारी साहब भी दाखिल होते हैं, उन्होंने वो हॉस्पिटल, हाँ डॉक्टर आसिम साहब। तो डॉक्टर आसिम का हॉस्पिटल जो है वो बेसिकली किसी और का है ना। तो देखिए, हमारी लीडरशिप के अंदर एहसास तो है, ठीक है, इसीलिए वो हॉस्पिटल बना के सियासत में आते हैं। ये तो एहसास जिम्मेदारी रजी साहब ने हमें बता दी। लेकिन ये मुझे बता दीजिएगा कि पुलिस 2026 में करप्शन से ज्यादा अवामी तहफ्फुज और अमनो अमान पर तवज्जो देगी? राना साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक तो ये कि पुलिस पे तो आने से पहले मैं रजी साहब की इस बात से बिल्कुल एग्री कि उन्होंने हॉस्पिटल बनाए। मेरी दरखास्त है कि एक हॉस्पिटल ऐसा भी बनाए जिसमें अपना इलाज खुद करा सके। अपना तो खांसी भी हो तो हम लंदन जाके टेस्ट हो रहे होते हैं इनके, अब इनको तो छींक भी आ जाए तो ये जाके लंदन में इलाज करवा रहे होते। ठीक है, तो ऐसा ही बनाए ना हॉस्पिटल जो आम आदमी और इनके लिए इक्वल हो, फिर मैं मानूंगा इन्हें। ऐसा कहने वाला हर शख्स, ऐसा कहने वाला हर शख्स खुद सरकारी खर्चे के ऊपर, वो यूसुफ क्या नाम है उसका, वो केपीके का जो तर्जुमान था, वो खुद कैंसर का इलाज करवाने गया था, हालांकि मिनिस्टर नहीं था, अभी पिछले दिनों बैठा हुआ, अभी भी वहां पे ट्रीटमेंट। ठीक है राना साहब, ऐसा कहने वाला हर शख्स करप्शन से ज्यादा अवामी तहफ्फुज और अमनो अमान पर तवज्जो देगी, क्या फोर्सी करें 2026 में एक्सपेक्टेशंस? देखें, जिस मुल्क के अंदर हुक्मरान पुलिस वालों की वर्दी पहन के और टिकटॉक बनाए,
फिर उसका असर नीचे तक आता है। आपने वो देख लिया होगा क्लिप जिसमें एसपी साहिबा हाँ, कर रही थी और शेरवान उनका कत्ल हो गया। अच्छा, तो और फिर उसके बाद मैंने एक और क्लिप देखा जिसमें एक एसपी साहिबा जो हैं वो टिकटॉक उनकी के वो आई हैं गाड़ी, तो पुलिस वाले ने आके उनका दरवाजा खोला है, वो उतरी हैं और फिर वो गई हैं। जबकि गालिबन इस किस्म की एक्टिविटी मना कर दी गई थी मना कर ब्यूरोक्रेसी दी में। गई। हाँ, लेकिन इस पे किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, कहीं से कोई इसके ऊपर बात नहीं हुई। जब आप पुलिसिंग को अपने जाती शबशबा के लिए रख लेंगे, मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जी, जी। इसी प्रोग्राम में मैंने एक रिक्शे वाले की फरियाद सुनाई थी, जिसका वो सुबह सुबह पुलिस वालों ने रोक लिया था, उसकी रिक्शे में से पैसे वो निकाल लिए थे, जूते के डब्बे ये वो। मैंने वो क्लिप एहतमाम करके पंजाब के तमाम पुलिस के जो आला ऑफिसर्स थे उनको भिजवाया, क्राइम रिपोर्टर्स से दरखास्त की कि ये आप उन तक पहुंचा दें। किसी एक तरफ से भी उसका कोई जवाब नहीं है। इससे आप इस पुलिस की बेहिसी का अंदाजा कर लें, इससे आप इस पुलिस के माइंडसेट का अंदाजा कर लें कि ये हम लोगों को, जो हमारी थोड़ी बहुत आवाज है, हमें कुछ नहीं समझते, तो ये जो कीड़े मकोड़े कुल बुलाते हुए सड़कों पे फिरे, इनकी क्या हैसियत औकात है, ये क्या कर सकते हैं? तो आपके जिस नजरिए मुल्क की के तरफ भी निजाम ही आती इस है। तरह का तबाह हाल हो, उस मुल्क में आप खाक के कोई तवक्को रख सकते हैं किसी बात की? रजी साहब, पुलिस डिपार्टमेंट में करप्शन को सर कैसे रोका जाए? क्योंकि मैं आपकी जाहिर सी बात, आपके पास बहुत सारी मिसालें मौजूद होंगी, चंद एक मेरे पास भी थी कि एक साहब का एक रिक्शा था, वो उन्होंने सेकंड हैंड लिया था, पुलिस वाले ने रोके और पकड़ के अपने पास रख लिया। उसका ये कहना है कि जी आपके फलाना वाला जो है ना वो डिफरेंट है, पीछे वाला बैग डिफरेंट है, इंजन डिफरेंट है। वो कह रहे हैं मैंने जब लिया सेकंड हैंड है तो मुझे क्या पता कि किसकी पर्ची। आपको पता है सर, बिलालगंज एक बहुत बड़ी मार्केट और है, ये पुलिस वालों की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, ये उनका तो नहीं है जिम्मेदारी। रजी साहब, कैसे हम दुरुस्त करेंगे पुलिसिंग के निजाम को? देखिए, मैं अपने घर जाता हूँ तो घर का जो आखिरी सेगमेंट होता है पहुंचने का, जी, जी। उसमें 1 किलोमीटर का है, मतलब स्ट्रेट सड़क है, उसके बाद मैंने मुड़ जाना होता है। उस एक सड़क के ऊपर 3 नाके लगे होते हैं रोजाना, और अक्सर अंधेरा होता है उस सड़क में, और बड़ी मतलब कि रोजाना किसी ना किसी नाके के, वो जो उन्होंने पूरी सड़क के अंदर वो जंगला खड़ा किया होता है, लगते लगते बचता हूँ। अच्छा। पहला नाका होता है पंजाब पुलिस का, दूसरा होता है वो जो मोटरसाइकिलों पे फिर रही होती है, कौन सी पीरा फोर्स? नहीं, डॉल्फिन? डॉल्फिन, ठीक है। तीसरा एक और नाका होता है, वो मेरी गाड़ी का इंजन चेक करने के लिए खड़े होते हैं और मेरा मुंह भी सूंघते हैं, ऐ भला क्यों शिकायत उन्होंने होंगी, ठीक है। अब मुझे समझ नहीं आई कि इस 1 किलोमीटर के अंदर कौन से इतने मुजरमान की कंसंट्रेशन हो गई है कि वहां पे 3 नाके लगे हुए, आगे पीछे लगे 1 किलोमीटर और आप तो के, रोज गुजरते हैं वहां से। और मैं रोजाना गुजरता हूं और रोजाना किसी ना किसी से मुठभेड़ हो जाती है। आपने इतनी बड़ी बात की तो मैं चाहूंगी कि आप जरा इलाका भी हमें बताएं, ये है कौन सा साहब? उससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क कैसे बता दें आप? ये तोपबास चौक से लेकर रायविंड रोड तक का इलाका है, ये सड़क 1 किलोमीटर नहीं बनती, ये वो जो जाती उम्रा की तरफ जाता है, वो आगे से मुड़ के तो फिर हर सड़क वही है मुड़ के ना। जाती उम्रा ही अच्छा, चली जाएगी, उम्रा का रोड है ना, तो इसलिए बार बार चेक रायविंड रोड, हाँ जी। ठीक है, अपना तबलीगी जमात वाले का रोड है। हाँ, वरना तो पा रहे हो तुसी, ठीक है। वो जनाब जो है, अब मुझे ये समझ नहीं, मैंने उसके ऊपर एक ट्वीट कर दिया, मैंने कहा कि ये गैर पेशा वाराना हरकत है अगर पुलिस के हवाले से देखी जाए। सर, कल 3 नाके गायब हो गए, ये क्या बात हुई? कल 3 गायब थे। अब उससे पहले मैं तकरीबन 15 दिन, बल्कि इससे भी ज्यादा नोट करता रहा कि यार चले 1 दिन कभी हो जाता है इंसिडेंटली, 2 दिन हो जाता है। मेरे बेटे को रोक लिया उसको, अच्छा उसका रंग जरा फेर है, तो उसको कहने लगे कि आप खैबर पख्तूनख्वा से आए, ठीक है। हर खूबसूरत आदमी केपीके से तो नहीं हो सकता ना, पंजाब से भी हो सकता पंजाब से भी हो सकता है। अब जनाब उसका वो शनाख्ती कार्ड चेक किया, वो चेक किया, फिर मुझे फोन मिलाया गया, मैं फिर एस लेवल पे उन्होंने एस लेवल पे वो तहकीक पे ले गए कि ये तो कोई, मेरा मतलब है, खुद कुछ जा रहा है। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा फरमाइए कि खूबसूरत माइंडसेट क्या है, माइंडसेट क्या है। अच्छा, ऐसी सूरत के अंदर जो हमारा पुलिस का निजाम है, ये इनहेरिट किया है हमने गोरे से, तो वो एक गलाजत का मजमुआ है। आप जितनी भी उसके अंदर दूध डालते जाएंगे, वो दूध गंदा ही होगा। इस महकमे को हर हुकूमत कोशिश करती है कोई ना कोई नई डॉल्फिन फोर्स बना के, कोई ना कोई ऐसा करके, लेकिन वो उस कुएं में जाके सारा कुएं के साथ पानी हो जाता है। मेरा तो मानना ये है कि सर, अगर पुलिस के निजाम के बारे में मुझे कोई बेहतरी की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। किसी बेहतरीन तज्जिया लेना है ना, तो यकीन जानिए जेल रोड पे निकल जाइए, कोट लखपत एरिया के हिस्से में निकल जाइए, जो वहां पर रेडी बांध खड़े हुए ना, वो आपको अपनी दुखों की दास्तान
बड़े बेहतर अंदाज में सुनाएंगे। एनीवेज, सिर्फ कानून की हुक्मरानी, पुलिस को तो हमने डिस्कस कर लिया। अब इस कानून की हुक्मरानी में डेफिनेटली कानून उसी वक्त ही बेहतर होगा ना जब हमारा अदालती निजाम बेहतर होगा। अच्छा, मुझे कहा था ब्रेक की तरफ जाएं। ब्रेक से जब वापस आते तो नाज़रीन, पाकिस्तान में अदालती निजाम कानून की हुक्मरानी को डिस्कस करेंगे, किधर स्टैंड कर रहे हैं स्टे ट्यून्ड। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, अदालती निजाम, कानून की हुक्मरानी, निजामी इंसाफ, ये हमारा एक बहुत बड़ा मसला है। और वैसे तो इस साल ऐसे ऐसे बड़े बड़े फैसले आए जो जिनका ताल्लुक गुज़िश्ता 40 सालों से जो था ना वो जुड़ा हुआ था, लेकिन आम शख्सियात हो या आम आदमी, इन दोनों के हवाले से कानून ऑपरेट कैसे कर रहा है, निजामी इंसाफ ऑपरेट कैसे कर रहा है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। रज़ी साहब, कानून की हुक्मरानी का वादा 2026 में कैसे पूरा होगा? देखिए, उसकी बुनियाद तो रख दी है कराची के वकला ने। एक मुद्दई जो है वो अदालत आया और उन्होंने पकड़ के उसको फौरी तौर पर इंसाफ मुहैया कर दिया वहां पे मौके के ऊपर। और जब इस इंसाफ मुहैया करने के ऊपर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया तो जाके उन्होंने उस SHO को भी इंसाफ मुहैया कर दिया उसके थाने के अंदर। और अब जनाब उन्होंने कहा है कि ये जो हुकूमत इंसाफ मुहैया कर रही है हमें, जवाबी तौर पे हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, ये आजादी अदलिया के ऊपर हमला है। तो जब तक अदलिया आजाद नहीं होगी सार राना, वो कैसे आपको और मुझे इंसाफ देगी? ठीक है ना? आप लाइसेंस दें वकला को बदमाशी का, वो जिसको जहां चाहें पकड़ के फौरी तौर पे इंसाफ मुहैया कर दें, यूं सबको इंसाफ मिल जाएगा। वेरी सिंपल, वरना तो नहीं मिल सकता। वेरी सिंपल। राना साहब, ऐसे ही सादा है हमारा अदालती निजाम? एक ना बड़ा मजेदार लतीफा सुने, लतीफा नहीं वाकया। ठीक है। अमरीकी सदर पाकिस्तान आए, अचानक मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने वॉशरूम ख्याली तौर पर जाना है। तो वो जब गए तो उस वक्त के मर्द आहन जनरल मुशर्रफ ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को इशारा किया कि चल काका पीछे दे। तो वो चीफ जस्टिस पीछे गए और जाके वॉशरूम के करीब जाके उन्होंने कहा कि सर मैंने आपको ये बताना था, मैं चीफ जस्टिस हूँ, हम नवाज शरीफ साहब को फांसी की सज़ा नहीं दे रहे। उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा जी मैंने ये बताना था, और वो वापस आ गए। इससे आप हमारे अदालती निज़ाम के वक़ार का और मेयार का अंदाजा कर। साबिक वज़ीर आज़म के बारे में, उस वक्त के दौर के सदर उस वक्त के चीफ जस्टिस को उन्होंने कहा, ये मैं नहीं कह रहा कि मैं को अपने ख्याली आपको सुना रहा हूं। इससे आप अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान का जो वो क्या कहते हैं, मैं पढ़ रहा था, नाम मेरे जहन से निकल गया, अभी मैं नाम बताता हूं। तो उनको जब ये कहा गया कि आप चीफ जस्टिस बन जाएं उस वक्त के खलीफा ने, तो उन्होंने कहा मैं ये भार नहीं उठा सकता भाई। तो वो उन्हें सारी उम्र जेल रखा उन्होंने, ठीक है ना। उन्होंने कहा मैं नहीं भाई ये वो बोझ उठा सकता। मैं हैरान इस बात पे हो। तो रज़ी साहब जरा मेरे हल्ते को छोड़ो, क्योंकि तुसी आते तो आपने भी इस पे बात करनी। हमारे अदालतों के अंदर कुरानी आयात लिखी होती है, ठीक है, उनके हवाले दिए होते हैं, अदल के हवाले से दिए होते। मुझे हैरान ये होता है कि उसके सामने कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स जो खुद को जज कह रहा होता है, उसे ये याद नहीं होता कि उसने भी अल्लाह की अदालत में पेश होना है। मैं एक 3-4 छोटी वो जो बलूचिस्तान में एक MPA ने पुलिस वाले को नीचे गाड़ी के दे दिया था ना, जिसकी वीडियो भी आई थी, और उसने गालियां दी थी मीडिया को भी दी थी। क्या हुआ? वो बाहर है, खत्म हो गया केस, खत्म हो गया। वो कराची की खातून जिसने नशे में बाप बेटी को नीचे दे दिया था, वो बरी हो चुकी है, ठीक है, वो शादी कोई बार जा चुका है। आप दूर क्यों जाते हैं? कैवलरी ग्राउंड के अंदर वो बेटे को गोली मार दी गई, तो मां ने क्या कहा? ये जुमला सुने, अगर आपके दिल में जरा सी भी वो होगी ना, आप हिल के रह जाएंगे उसकी मां का जुमला सुन के। मैं आज तक वो जुमला दोहराता हूं तो मेरे में हिम्मत नहीं होती वो जुमला दोहराने की। उन्होंने कहा मेरा बेटा मर गया, मेरी एक बेटी है, उसने बाहर निकलना है, मैं अपने बेटे के इंसाफ के चक्कर में बेटी भी गुआ दूं? यह है आपकी अदालतें, यह है आपके इंसाफ। आप तवक्को करते हैं तो यही होना था फिर कि 142 में से 130वें नंबर पे आपने खड़े होना था। बड़ा ही हैरान कुन नंबर है ये हमारा, वैसे तो इंसाफ के एतबार से। रज़ी साहब, आजादी इजहार राय एक आम जर्नलिस्ट के लिए इस वक्त अपनी
बातों को या अपने तज्जिए को खबर की सूरत में पेश करना, फिर चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, सर कितना मुश्किल होता जा रहा है। क्या ये चीजें कुछ बेहतर होंगी आने वाले दिनों में? देखिए, बात ये है कि हमारा मीडिया इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन की एज से गुजर रहा है। अच्छा, अखबार खत्म हो गए, उसके बाद टीवी खत्म हो गया, रेडियो खत्म हो गया, ये सारी चीजें सिमट के सोशल मीडिया की शक्ल में हमारे और एक सामने एडवांस्ड मीडिया, ठीक है। अब सोशल मीडिया के ऊपर जो पहले इसार राना साहब बतौर एडिटर चेक किया करते थे हकायक को, अब इनके हाथ से वो मामला निकल गया। सोशल मीडिया पे इसार राना नहीं बैठा हुआ, रिजवान रजी नहीं बैठा हुआ, ठीक है। अगर उसको चेक करे कि ये हकायक ऑन एयर जाने चाहिए लोगों के पास या ऑनलाइन जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए। यहाँ पे कानून जो है उसको बनाना चाहिए, दुनिया ने बना ली है वो कवानीन। आप किसी के खिलाफ कोई गलत बात करके नहीं जा सकते। हमारे यहाँ पीका का कानून बना, उसको पहले दिन से कंट्रोवर्शियल कर दिया गया। साफियों ने कहा कि हम जो हैं नहीं, सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी ने कहा कि हमारे ऊपर तनकीद नहीं हो सकती, उन्हें मुकद्दस गाय कह के बाहर निकाल दिया गया। फिर साफियों ने खप डाली, वो भी निकल गए। फिर वकला ने खप डाली, वो भी निकल गए। तो बाकी बचिया कौन? ठीक है ना। जब तक अक्रॉस द बोर्ड कानून जो है वो अपना एक्शन नहीं लेगा, हमारे मीडिया के लिए बतौर मीडिया इस सोसाइटी के अंदर कोई जगह नहीं बचती। आम शख्स पहले भी अखबार खरीद के नहीं पढ़ता था या टीवी नहीं देखता था उससे इंफॉर्मेशन लेने के लिए, वो अब भी इररेलेवेंट रहेगा। उसे इस मोबाइल के अंदर रीलें आ जाती हैं, वो रीलें देखता रहता है और अपनी ओपिनियन साजी करता है। मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया इज नो मोर एन ओपिनियन मेकर राइट नाउ। हम भी यहाँ पे बैठने से पहले देखते हैं कि सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड कर रहा है और उसके बुनियाद के ऊपर अपने जो है ना वो मौजूआत करते हैं, तय करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें भी उसने टेक ओवर कर लिया है, हम भी उससे डिक्टेट होते हैं। तो वो जिसके लिए सारी उम्र गंवाई है इसार राना ने कि मतलब कि मीडिया मैनेजमेंट, जिसकी वजह से आप एक अखबार के एडिटर भी हैं और मैं रहा हूं, जिसके लिए हमने सारी उम्र गंवाई है, वो पता चला कि वो सारा कुछ जीरो हो गया है। मेरे मुकाबले के अंदर वो गांव के अंदर बैठा हुआ एक शख्स जो है, नाम भी उसका नहीं लिया जा सकता ऑन स्क्रीन क्योंकि वो नाम ही कुछ उस तरह का है, ठीक है, लेकिन उसकी बात ज्यादा सुनी जाती है, उसे 20 लाख लोग देखते हैं। इसका YouTube चैनल जो है वो रोजाना 30,000 लोग देखते हैं। तो मेरा मतलब मेहरबानी है ना, पैरामीटर तो बदल गया ना। ठीक है रजी साहब, पॉइंट आपका आगे क्विकली रहूंगे, कुछ और सवालात के को भी डिस्कस करना है। मयारे जिंदगी, इंसानी मयारे जिंदगी 2026 में उसमें बेहतरी कैसे आएगी राना साहब? पहले जरा अगर इजाजत दें तो मैं ये मीडिया के वाले से 2 जुमले आपको कह दूं। देखिए बस 6 से 7 सवालात और हैं बस। देखिए, सोशल मीडिया की अहमियत क्यों बढ़ी? इसलिए कि ट्रेडिशनल मीडिया ने सच बोलना छोड़ दिया। तो जब फिर लोगों को वो सोशल मीडिया पे मिलेगा देखने को, तो वो उधर चले जाएंगे। और रही है अब ये जो आपका सवाल है, ये एक ही जुमले में मैं कहूंगा कि इसका हल ये है कि जो अवामी इंडेक्स को बेहतर करना है ना, तो आप कुछ 20 करोड़ लोगों को ना बैकवर्ड मार दें, 4 करोड़ अमीर रह जाएंगे, उनकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, बस। और कोई आपके नजदीक मयारे जिंदगी कैसे बेहतर होगा रजी साहब? देखिए, बात यह है कि मयारे जिंदगी जो है वो बेहतर होता है जब आप सोसाइटी के तमाम लोगों को सरगर्मी के अंदर, पैदावारी सरगर्मी के अंदर इंगेज करें। मैं टेक्निकल जवाब देने लगा। जी जी। पैदावारी सरगर्मी के अंदर इंगेज करें। सरकार इसको लीड करती है, लेकिन अब दुनिया के अंदर ये मॉडल बदल गया है। कारपोरेट सेक्टर इसको लीड करता है। कारपोरेट सेक्टर कहता है कि जी आप PIA हमें मुफ्त में दे दें, आप पाकिस्तान रेलवे हमें मुफ्त में दे दें, आप PSO हमें मुफ्त में दे दें, हमने कुछ नहीं करना। अच्छा, क्यों नहीं करना? क्योंकि उनके पास एक लंबी लिस्ट होती है एतराज़ात की, क्योंकि ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, लिहाजा हमने तो कुछ नहीं करना। सरकार कहती है भाई सस्ते दामों पैसे ले लो और कारोबार करो। वो पैसे लेते हैं और पैसे लेके जाके दुबई के अंदर और मुत्तहिदा अरब अमारात में, अजमान की रियासत में आजकल प्रॉपर्टी का बूम चल रहा है, वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। साल का 30% मुनाफा कमाते हैं, 30 से 40%, 11% सूद अदा करते हैं सरकार तो सर ये तो मुत्तहिदा अरब अमारात के लोगों का मेयार जिंदगी बेहतर होगा ना, वहां पे एम्प्लॉयमेंट होगी। जब तक हमारा ये करप्ट कारपोरेट सेक्टर जो है वो ये पैसा पाकिस्तान के अंदर नहीं इन्वेस्ट करेगा तो लोगों का मेयार और लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं होगी। इसार राना साहब 2.25 लाख रुपया एक हाथ से दूसरे हाथ में जाए,
तो मुआशियात दान कहते हैं कि एक रोजगार जनरेट होता है। अच्छा। तो ये कई सैकड़ों अरब रुपए साल का जो कर्ज लेते हैं हमारे बिजनेसमैन, क्या इनमें से कोई भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करता? सोचने की बात है। ये सारे उठा के दुबई ले जाते हैं और वहां पे जाके प्रॉपर्टी की फाइलों में लगा देते हैं। तो और फंस भी जाते हैं वहां पे बहुत सारे, और सारी सारी उम्र की जो कमाई है, कोई जाके वो यूरोप के अंदर हाउसिंग स्कीम बना रहा है। हमारे सेठों में से कोई जाके अफ्रीका के मालिक के अंदर उन्होंने पूरे पूरे शहर आबाद करना शुरू कर दिए। कहां से पैसा आया उनके खिलाफ? मीडिया के मालिक हैं, मालकान में भी शामिल हैं वो लोग। वो अफ्रीका के दूर दराज इलाकों में हाउसिंग स्कीम डेवलप कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान में रूल कर रहे हैं इस वक्त, और पाकिस्तान के अंदर उनके अंदर हौसला नहीं है इन्वेस्ट करने का। जब तक ये माइंडसेट तब्दील नहीं होगा उस वक्त तक जो है वो पाकिस्तान के अंदर आम आदमी का मेयार जिंदगी बुलंद नहीं हो सकता। उसके लिए अब रोजगार के मौके ज्यादा नहीं होंगे। ये जब हम लिविंग स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, सवाल ले लीजिए ना, सवाल ले लीजिए। एग्री ना करें तुम। इसी से ही मेरा क्या कहते हैं कनेक्टेड क्वेश्चन है सर, करप्शन में कमी का ख्वाब पूरा हो पाएगा? ये मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि आम शहरी खुद को वाकई महफूज उस वक्त समझ सकता है जब उसे बात बात पर रिश्वतखोरी का सामना न करना पड़े। अच्छा देखें, अब रजीना मेरे गुस्सा करेगा मेरी बात में, मैं ज़हनी तौर पर तैयार हूँ। पहले तो ये कि ये जो इन्होंने कहा ना कि पाकिस्तानी सरमायादार बेरहम है, ऐसा नहीं है। मुझे एक वो मजदूर है वो बता रहा था, कहता मैं इतना भूखा था तो कि वो घास थी मैं वो खा रहा था, तो एक बड़ी गाड़ी आके रुकी और उसमें एक बहुत शानदार कपड़े पहने हुआ आदमी निकला, उसके आंखों में आंसू थे। उसने मुझे गाड़ी में बिठाया और अपने घर लेके गया और वहाँ ले जाके उसने कहा कि ये मेरे लॉन की घास बड़ी है, तू ये खा ले। अच्छा। तो देखें, रहम है दिलों में, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात ये जो करप्शन की आप बात कर रही है ना, देखें जब ऊपर बैठे हुए लोग करप्ट होंगे ना और आम आदमी को पता होगा कि करप्ट हैं, ठीक है, और मिसाल के तौर पे एक आम तासुर है कि जो मैंडेट है वो चोरी हुआ, तो इससे बड़ी करप्शन तो दुनिया में कोई नहीं होती। अगर आपको ये पता हो कि ये ऊपर बैठे हुए लोग इस तरह आए हैं, फिर उनके प्रोटोकॉल, उनके जो लल्ले तलल्ले हैं, उनके पीछे चलते हुए डालों में बैठे हुए, आपको पता है, आपको ये तजर्बा हुआ होगा जब किसी वीआईपी की गाड़ी जा रही है उसके पीछे एक डाला होता है। अगर आपकी गाड़ी जरा सी इधर को हुई तो वो एकदम गन तान के उसे कहते हैं हो चल इधर वो, यानी ये कीड़े मकोड़े, एक घटिया इंसान, हमारे पैसों से, हम तेरे पैसों से पलने वाले ताकतवर, तू हमारे साहब की गाड़ी के करीब गाड़ी लाने की कोशिश कर रहे हैं, इधर कर। और अगर आप ज्यादा करेंगे तो फिर वो डाले वाले नीचे उतर के आपकी तसल्ली भी कर देंगे, अच्छी खासी तसल्ली कर देंगे। आप जितने मर्जी मौजिज हो, आपका बेटा आपकी बेटी आपके साथ बैठी हो, उसके सामने आपको चपेड़े मार के आपकी तसल्ली कर देंगे। जिस मुल्क के अंदर करप्शन ये हो जाए, रजी साहब को अब मैं नहीं बोलूंगा, कसम से जो मर्जी बोले कि खांदा ते लांदा भी तो है ना, तो फिर वो इन्ना लिला है वो इन्ना ले रहा है। रजी साहब मुझे इजाजत दे दें, मुझे कहा जा रहा है ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद जब आऊंगी तो आपके ही जवाब से करप्शन के ऊपर बात जी यही तो कह रही हूं मैं, ब्रेक के बाद आप ही से इस स्टार्ट करूंगी आपके तज्जिए से, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले रजी साहब, आपका तज्जिया, आपका जवाब रहता था, आप कैसे देख रहे हैं 2026 में करप्शन को कम होता हुआ? देखिए बात यह है कि करप्शन एक रिलेटिव टर्म है। इसार राना साहब इस प्रोग्राम में बैठ के अपने व्लॉग की तैयारी करते, जबकि इस प्रोग्राम के इन्हें अलग पैसे मिलते हैं, तो ये भी करप्शन के जिम्मन में आता है। करप्शन एक रिलेटिव टर्म है, आज तक इसकी कोई डेफिनेशन नहीं इसका मवाजना सिर्फ पैसों से नहीं किया जा सकता। मैं अर्ज कर रहा हूं ना, देखिए हम रह रहे हैं इस वक्त दुनिया में कारपोरेट वर्ल्ड में, मतलब कि मालियात के तहत चलने वाली दुनिया है। कम्युनिज्म और सोशलिज्म का देहांत तो हो गया, उन्होंने भी जो है कैपिटलिज्म के हाथ के ऊपर बैत कर ली। कैपिटलिज्म ये कहता है कि करप्शन जो है वो इकोनॉमी की लुब्रिकेंट है, करप्शन नहीं होगी तो इकोनॉमी नहीं चलेगी। ये कैपिटलिज्म का बुनियादी असूल, मैं आपको उनके बड़ों की बात बता रहा हूं। अच्छा, उन्होंने क्या किया, जापान ने, चाइना ने, उन्होंने कहा यार करप्शन करो आप इंडस्ट्रियल साइड के ऊपर, कारपोरेट साइड के ऊपर, लेकिन पब्लिक सेक्टर के अंदर जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, सड़कें हैं, पुल हैं, ये जो पब्लिक की यूटिलिटी की चीजें हैं, इनमें आपने करप्शन की ना तो आपकी नस्लें नहीं छोड़ेंगे। आप देखिए वहां पे आपको इन शोबों के अंदर, जैसे हेल्थ सर्विसेज है, इनके अंदर जैसे वो करप्शन करते हैं वो उनको इबरत का निशान बना देते हैं, उनको भी, उनके पूरे खानदान को भी। लेकिन उसके बरक्स वही ममालिक जो हैं वो जब F-16 हमें बेचते हैं,
तो हमें पता चलता है कि उसके अंदर उन्होंने करप्शन पैसे लिए दिए हैं, ठीक है ना। वही आप ममालिक दोजे जब बेचते हैं हमें, हैं? आप दोजे बेचते हैं। हाँ, आप दोजे बेचते हैं, फ्रांस साहब, सरकोजी साहब बकायदा ट्रायल हो जाते हैं उसके ऊपर, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ लिया दिया होता है। भाई JF थंडर जो होता है उसका डिजाइन करने वाले साहब को भी हम जो है राजी करते हैं, एयरलाइन का लाइसेंस देते हैं उसको, ठीक है। तो ये करप्शन जो है ना, ये रिलेटिव टर्म है, इससे इकोनॉमी चलती है। लेकिन दुनिया के तमाम मुआलिक ने, तमाम मुआशरों ने ये तय कर लिया था कि इसको हमने सिर्फ कॉरपोरेट सेक्टर तक रखना है। जहां पे आम बंदे की जिंदगी आ जाएगी वहां पे हमने ये 2 नंबरी नहीं करना। हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, यहां पे हमने करप्शन नहीं करेगी, और जो यहां पे करेगा हम उसको उड़ा के रख देंगे। चाइना में भी यही है, अमेरिका में भी यही है, यूरोप में भी यही है। ठीक है, चले 2 और इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल। एक तो बराह राज इसका ताल्लुक हर एक आम आदमी से है जो कि तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक रखता है। आपको लगता है राना साहब 2026 में हमारे यहाँ महंगाई हो या मुल्की मामलात हो, मौशी एतबार से वो ऐसे सॉर्टेड जरूर होंगे कि हम जो कमा रहे हैं, जो हमारी तनख्वाह है, उसमें हमारा महीने के अखराजात पूरे हो जाएंगे, हम उसको 30 दिन की कैलकुलेशन पर डिवाइड कर सकेंगे बासानी? देखिए, अगर हम घर में एक गिलास पानी पीते हैं और यहाँ रजी साहब पानी की बोतल आधी पी के छोड़ के चले जाते हैं, तो ये भी करप्शन है। अच्छा, क्योंकि घर का पानी हम पूरा पीते हैं, यहाँ हम बोतल छोड़ के चले जाते हैं, ठीक। तो हम मेंटली करप्ट लोग हैं। ठीक है, रजी साहब भी, मैं भी लापरवाह कहने। हालांकि मैं बोतल नहीं साथ लगे लेके ना। मैं आपकी बोतल साथ लेके जाता हूँ, कैमरामैन गवाह ने थे। दोनों तिन्ना की गवाही दवा लो, प्रोड्यूसर साहब को पूछ लेना, मैं नाल लेके जाना। रजी साहब करप्ट नहीं है जी, मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन जो आपने तनख्वाह का पूछा ना, नुसरत सिद्दीकी साहब का एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ, रजी साहब आप भी सुने। कहते हैं, किस जरूरत को दबाऊं किसे पूरा कर लूं, किस जरूरत को दबाऊं किसे पूरा कर लूं, अपनी तनख्वाह को कई बार गिना है मैंने। वाह वाह वाह। जब हमें ये मिलती है ना तनख्वाह, तो ये कोई हमारे लिए खुशी का बायस नहीं होती, ये हमारे लिए इम्तहान का बायस होती है। हमने इसमें प्रायोरिटी तय करनी होती है कि हमने आज अब इस बार हमने कौन सी चीज को नहीं करना और कौन सी चीज को करना है। अच्छा, दिल कब दुखता है? दिल इस बात से नहीं दुखता कि हमें तनख्वाह मिली और हमारे चीजें पूरी नहीं। दिल इस बात से दुखता है जब हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं ना कि करप्ट लोग अशरफिया कहलाते हैं इस मुल्क के, वो एलीट क्लास तस्वुर किए जाते हैं। जो जितना बड़ा करप्ट होता है, वो जितना बड़ा लुच्चा है, वो उतना बड़ा उच्चा है इस सोसाइटी का। जो जितना बड़ा फ्रॉडिया है, वो उतना अजीम का गिरदाना जाता है। फिर दिल दुखता है। गुर्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी थी, ठीक है, लेकिन इज्जत नफ्स सबकी एक सी थी। मैं कमाता हूं, मेरे पैसों से सड़कें बनती हैं, मेरे पैसों से वुजरा की तनख्वाहें जाती है, मेरे पैसों से पुलिस वालों की जाती है, और जूतियां भी मुझे वही मारते, जलील भी मुझे वही करते। तो ऐसे मुल्क के अंदर तनख्वाहदार तबका, ये भी बड़ी बात है। ऐसे मुआशरे के अंदर ये भी बड़ी बात है कि किसी को तनख्वाह मिल रही है। नहीं तो यहां तो जगह जगह बेकार कैंप कायम किए हुए लोगों ने, ठीक, जिनमें वो काम भी लेते और पैसे भी नहीं देते। रजी साहब, देखिए, रियासत का मेरे साथ मुआहदा था कि आप ये काम जिम्मेदारियां पूरी करेंगे, हम ये काम जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। रियासत ने मुझे कहा आप एक काम करेंगे, उस काम के ऊपर आप टैक्स देंगे, आपका एट सोर्स टैक्स कट जाएगा। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है, वो कट गया। अब रियासत ने मुझसे ये वादा किया था कि हम आपको सेहत देंगे, तालीम देंगे, राइट ऑफ वे देंगे, ठीक है। और राइट ऑफ वे जो है उसका आप अंदाज़ा करें उसकी अहमियत कितनी है, कि वो हदीस है ना कि जिहाद के कितने दर्जे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 17वां दर्जा ये है कि किसी जगह पे पत्थर पड़ा है किसी रास्ते के ऊपर, तो वो हटा दीजिए। यानी राइट ऑफ वे को जो है वो बहाल करना जिहाद करार दिया गया। रियासत ने कहा हम आपको राइट ऑफ वे देंगे, सड़क देंगे, ठीक है। लेकिन रियासत अपना ये वादा भूल गई। मुझे राइट ऑफ वे खरीदना पड़ता है, टोल देना पड़ता है सड़क पे जब चढ़ता हूँ। मेरे साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, मुझे प्राइवेट डॉक्टर के पास जाना पड़ता। मुझे बच्चों को पढ़ाना हो, मुझे फीस देना पड़ती है स्कूलों के अंदर, ठीक है। महंगे स्कूलों में तो खैर क्या देनी है, लेकिन आम स्कूलों के अंदर भी फीस देना पड़ती है।
जो मुझे तनख्वाह मिलती है और जिसके ऊपर मेरे भाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो तनख्वाह इस काम के लिए नहीं थी। वो तनख्वाह सिर्फ मेरे किचन के लिए थी, क्योंकि मेरे साथ रियासत ने वादा किया था कि हम आपको ये तमाम सहूलतें देंगे, ठीक है, उसके बदले आप क्या करेंगे, आपको चोरी नहीं करेंगे, आप कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, आप सड़क की उल्टी सिमत नहीं चलेंगे। जब ये रियासत ने मेरे साथ वादा किया, मैंने बहुत सारी अपनी आजादियां सरेंडर कर दी उसके सामने, लेकिन रियासत अपने वादे से मुकर गई। सही है। ठीक है, जब तक रियासत अपना वादा पूरा नहीं करती, मुझे आप 1 लाख की बजाय 1 करोड़ तनख्वाह भी दे दीजिए, मेरा गुजारा नहीं हो सकता। ठीक है नाज़रीन, वैसे तो यूं मेरे पास सिर्फ गिनती की 1.5 से 2 मिनट बाकी हैं और हमारा आखिरी सवाल यही था कि सियासी मंजरनामा तब्दील होगा या नहीं होगा 2026 में। हमने यहाँ पर बहुत सारे सवालात के जवाबात लिए हैं, राना साहब से भी, रजी साहब से। मेरे ख्याल से जो आखिरी सवाल है, ऐसा करते हैं एक मुआहदे के तहत, राना साहब, रजी साहब, इसको कल तक के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, कल करेंगे। क्योंकि जो एक आम आदमी के, एक कॉमन मैन के जो इश्यूज है ना, उनको इस हद तक एड्रेस करना, हाँ या ना में तो आप जवाब ले सकते हैं। एक जुमला ले लें, एक जुमला ले, बताइए कैसा होगा। मैं ये समझता हूं कि सियासतदानों को अकल के नाखून लेने होंगे। अच्छा, अगर उन्होंने अकल के नाखून ना लिए तो गेम उनके हाथ से निकल जाएगी। मैं आपको ये तमाम सियासतदान, तमाम इंक्लूडिंग एवरीबॉडी, अगर उन्होंने अकल के नाखून ना लिए, आपस में बैठ के चीजों को ठीक नहीं किया, गेम उनके हाथ से निकल जाएगी और मार्च तक निकल जाएगी। रजी साहब, मुझे लगता है कि अगर जो है 2026 के अंदर ये मामलात ऐसे ही चलेंगे, कंपनी अच्छा, यही चलेगी। तो ले नाजरीन, यूं आज के प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ और बड़े ही अच्छे अंदाज के साथ न सिर्फ आज का दिन गुजरा हमारा, बल्कि 2025 ओवरऑल अगर मैं डिस्कस करूं, मैं और रजीज साहब तो पिछले साल से पुराने साथी हैं पब्लिक ओपिनियन के प्लेटफॉर्म से। इस साल में माशाल्लाह राना साहब ने ज्वाइन किया, आपका भी बहुत शुक्रिया राना साहब। एंड वी जस्ट होप कि ये जो हमारी एक टीम है, ये अपनी खिदमात, सहाफती खिदमात यूं ही आने वाले साल में भी पूरी करें। ऐसे लड़ते रहे हम दोनों आपस में, ये लोग ऐसे लड़ते झगड़ते रहे, टॉम एंड जेरी जो है ना, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मुझे इतना जरूर यकीन है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इन दोनों के ही तज्जियों से मुस्तफीद होते हैं, दोनों के ही जुमलों का लुत्फ उठाते हैं। मैं तो खुद बतौर एंकर इनकी बातों का बड़ा लुत्फ उठाती हूँ। तो आई जस्ट होप कि आने वाला साल आप लोगों के लिए भी बड़ा ही खूबसूरत हो। जो नेक ख्वाहिशात अधूरी रह गई हैं वो अल्लाह ताला आने वाले साल में पूरी करे। तो 2025 से ज़रियाब इरफान, रिजवान रज़ी साहब और इसारा राना साहब को इजाजत दीजिए और इंशाल्लाह 2026 में यानी कि कल के रोज जुमेरात को हम एक बार फिर से आपको वेलकम करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। नया साल बहुत बहुत मुबारक।